أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शै'अन إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العلي العظيم. तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तलाक सिर्फ 2 बार तक है, फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से ज़ौजियत में रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो चीज़ें तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ता ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे
सो इस सूरत इन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी खुद कुछ बदला देकर इस तकलीफ़ दे बंधन से आज़ादी ले ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस तुम इनसे आगे मत बढ़ो, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करते हैं सो वही लोग जालिम हैं। और तलाक याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीके से खर्च दिया जाए, ये परहेज़गारों पर वाजिब है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी आन टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान में। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक और उसका तर्जुमा पेश किया हमारे प्यारे छोटे भाई कारी नुमान सैफ़ी ने। आज का टॉपिक मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा 6-7 साल एक डिवोर्सी, एक तलाकशुदा औरत की तरह गुजारा। उस दौरान मैं अपने बेटे हमज़ा को भी अकेले पाल रही थी, और उस ज़माने में जो मैंने सोसाइटी की भयानक साइड देखी, आज भी जब मैं उस वक्त के बारे में व्यूअर्स सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पता है हर कोई कहता है कि भाई अपनी पर्सनल बातें लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मैं जिंदगी के उस स्टेज में आ गई हूँ जब मेरा बेटा हमजा भी 18 साल का माशाल्लाह होने वाला है, मेरी अपनी भी एक बेटी है। अगर इन बातों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ कैसे पहुंचेंगे। मैंने जिंदगी का 1.5 साल एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दिया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सबको ही पता है कि मैं किस चीज से गुजरी, लेकिन एक तो ये डर था कि भाई अगर तलाकशुदा हो गई तो हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज जो है वो डिवोर्स है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ द फैक्ट दैट मुझ पर ठप्पा लग जाएगा डिवोर्सी का, तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए एक डिवोर्स्ड खातून के साथ और एक ऐसी खातून के साथ जो खुदा न खास्ता बेवा हो जाए। आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरी बहुत ही प्यारी बहन सलमा मेरे सामने है। अस्सलाम वालेकुम सलमा, ये आज का जो टॉपिक है ना, मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू आन टीवी कि उन्होंने आज इस टॉपिक पे बात करने दी। मैं अपनी जानिब से भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये वाकई ही एक ऐसा नापसंदीदा मौजू है जिसको लोग डिस्कस तो नहीं करना चाहते, लेकिन फ़ी ज़माना ये मुआशरे का एक बहुत ही अहम मौजू है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। थैंक्स टू यू। वेल, थैंक्स टू द चैनल, बिकॉज बात ये एंकर 1000 बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर बल्कि 90% परमिशन नहीं मिलती। अगर हम रेटिंग से हट के सोचना शुरू करें कि हमने मुआशरे की फलाह और पॉजिटिविटी के लिए काम करना है, तो आई थिंक हर चैनल पे कंटेंट बहुत ही बेहतरीन आएगा। खैर, बढ़ते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में क्या मामलात हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एज यूजुअल शेफ आमिना इलियास हमारा इंतजार कर रही है बड़ी पेशेंटली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लोग ट्रांसमिशन में दिन ब दिन थकते जाते हैं, आप फ्रेश होती जा रही हैं। ये बस आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है। मेरे ख्याल से फ्रेश सब्जियों के साथ रह रहे कि आप में भी फ्रेशनेस आ गई है, लेकिन आपसे तो बात ही नहीं अभी करनी थी। बिल्कुल। क्या करना है? हैंड वॉश। मैं अभी आई जी हाँ, तो हम आगाज करेंगे अपने किचन के सेगमेंट का, बल्कि अपनी प्रॉपर ट्रांसमिशन का हाथ धो के। देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है और डेटॉल स्किन केयर हमें मुकम्मल हिफाजत भी देता है, हमारी सफाई का भी ख्याल रखता है, और उसके साथ साथ इसमें जो एडेड मॉइस्चराइजर्स हैं वो हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल भी रखते हैं। देखिए, हैंड वॉशिंग के बेनिफिट्स कोविड के दौरान, हर एपिडेमिक पैंडेमिक के दौरान हमें एहसास होता है उनका, लेकिन ये अमल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कंटिन्यूअसली होना चाहिए, बिकॉज साफ़ सुथरे हाथ हों तो आप उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को भी खाना खिला सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल भी रख सकते हैं, 1000 चीज़ें कर सकते हैं। तो जो भी काम करें हाथ साफ करके करें, और अगर इंतखाब करें डेटॉल स्किन केयर का तो बेहतरीन ऑप्शन होगा। जी हाँ मैडम, आज किचन में क्या बन रहा है? ये देखें, हाथ साफ। बिल्कुल। अब और कितनी महकती खुशबू भी आ रही है। ब्रिलियंट। डन। आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी हांडी बन रही है, और साथ में पोटैटो कटलेट्स बनाएंगे, और एक स्पेशल कटलेट्स नहीं होते
ओके। कटलस होते हैं। भाई हम तो कटलस ही कहते हैं बचपन से, अब आप ज्यादा बर्गर हो गए तो हम क्या कह सकते इस तरह ही। अच्छा, एंड स्पेशल जामे शीरी एप्पल ड्रिंक बना रहे हैं हम आज। एप्पल ड्रिंक। एप्पल के साथ जामे शीरी हम कुछ आज वेरिएशंस हम डेली करते रहेंगे। मैं आपको बात बताऊं, रमजानुल मुबारक में लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमें करशी जामे शीरी पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि शरबत बहुत बनने शुरू हो जाते हैं ना। और करशी जामे शीरी, करशी शरबत इलायची, ये इतने वर्सेटाइल हैं कि इनके साथ आप वेरियस चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम लें, उस पर शरबत इलायची डाल दें, रबड़ी आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। इतने मजे की आइसक्रीम बन जाती है वो। सो द पॉइंट इज, जो हम दूसरी चीज़ों का इंतखाब करते हैं, ये ऐसे शरबत हैं जो बाय द वे हमारे घर में सिर्फ रमजान मुबारक में नहीं आते, हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, कोई आता है, इवन विंटर में हम दूध को गर्म करके उसमें डाल देते हैं। सो ये तो ऑल ईयर राउंड का एक मामला होता है। आप लोग पीते होंगे सिर्फ रमजान मुबारक में, हम तो सारा साल पीते हैं। सो हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, रेसिपीज की तरफ थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमा खान और उनकी बहुत ही टैलेंटेड जो यंग लेडीज हैं वो कलाम पेश करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं बहारे रमजान ओनली ऑन आन टीवी, और मैं आ गई हूँ लिप्टन के जार ऑफ जॉय स्पेशल एडिशन के पास, क्योंकि जैसे ही रोजा खुलता है सबसे पहले तलब होती है इंसान को कि एक गरम गरम कप चाय का हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो ज़रा लाइट हो, जैसे मैं पसंद करती हूँ दूध पत्ती स्टाइल। तो ज़रूर लिप्टन का इंतखाब करें, जो नए और इनोवेटिव गिफ्ट के साथ आपके सामने अब हाजिर हुआ है विद अ जार ऑफ जॉय स्पेशल एडिशन। किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामलात क्या चल रहे हैं। ओहो, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में फ्राई हो रहे हैं कटलस। बड़े तुसी अंग्रेज भाई, हम बाहर के मुल्क में जरूरत है कटलेट्स, हम तो कटलस कहते हैं, ठीक है ना। हम कटलस बना रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल में, हम इनको फ्राई कर रहे हैं, बनास्पति में फ्राई करें। अच्छा, तो मुझे जल्दी से बताओ इसमें हमने डाला क्या क्या है? हाँ, इसके अंदर हमने पोटैटोज बॉईल करके पील कर लिए, उसको अच्छे से हमने मैश कर लिया था। उसमें जो अपने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली डालेंगे, और एक चीज़ इसमें जो हमने ऐड की है जिसकी वजह से इसको अलग से एग वॉश और वो 2-3 स्टेप्स की कोटिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें हमने राइस जो पाउडर होता है वो ऐड किया है, चावल का आटा जिसको कहते हैं, वो ऐड किया है हमने। 3/4 कप वो डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके एंड आप इसको डायरेक्ट इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल में अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एग वॉश करने की और जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति पिछले 60 साल से हमारे मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है। और ये भी देखें ना, रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारियाँ तैयार करना, डिफरेंट चीज़ें रेडी करना, ये भी एक बहुत ही मज़े की एक एक्टिविटी होती है। और हम बाय द वे ड्रेन आउट कर रहे हैं अपने इन कटलस को या कटलेट्स को ऑन ज़ूप, क्योंकि इसकी अब्जॉर्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इंसान इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी कुकिंग वगैरह में, वो बैलेंस में आ जाता है जब आप इसको ड्रेन आउट करते हैं ज़ूप के ऊपर। और उसके अलावा एक हाइजीनिक ऑप्शन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब व्यूअर्स से कि प्लीज़ अखबार मत यूज़ किया करें जब आपने चीज़ें ड्रेन आउट करनी होती हैं, या मैगजीन्स वगैरह के पेपर। होता यह है कि उसके ऊपर जो इंक है, जो स्याही है, वो कैंसर कॉजिंग है और वो बेसिकली जहर है। तो आप इतने लजीज पकवान तैयार करके जब ऐसी चीज़ पे डालते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़ूप का इंतखाब करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और सेफ मामला हम खेल रहे हो। चलिए आप अपना काम करें, सारा काम तो मैंने किया। जैसे कि आप जानते हैं, अब इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम फ्रेश गरम गरम चीज़ें तैयार करें। सो अब हम फ्राई करने लगे हैं सबरोसो की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, जो हर किसी की फेवरेट है। और सबरोसो के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन और अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं सबरोसो के। और इतनी वेरिएशन है और इतनी वैरायटी है कि रमज़ानुल मुबारक क्या, आपका पूरा साल बड़ा सौखा गुजर जाता है, बड़ा रिलैक्स गुजर जाता है। सो चिकन स्ट्रिप्स डाली हमने कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के अंदर, एंड ज़ूप का हम इस्तेमाल करेंगे
इनको ड्रेन आउट करने के लिए। ये भी मैंने ज़्यादा उतार लिया, आपको पता है 2 पीसेस ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपने कोई भी चीज़ ड्रेन आउट करनी होती है। एंड ज़ूप की अब्जॉर्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर फ्राइड चीज़ें खाने से आप थोड़ा कतराते हैं या आपको ये होता है कि यार इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो सबरोसो तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप बेक भी कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। लेकिन अगर बेक नहीं भी करना तो आप फ्राई करके अगर ज़ूप पे उसे ड्रेन आउट करते हैं। एंड बाय द वे ज़ूप इज़ नॉट जस्ट अ गुड थिंग, इस मामले में आपने सर्फेसिस को क्लीन करनी है, कुछ भी करना है, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ अब करशी जामे शीरी से रिलेटेड हम आपको एक ड्रिंक बनानी सिखाएंगे। सो वो ड्रिंक क्या है? ये हम लोग एप्पल जो बेसिकली एक एप्पल शेक होता है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद टेम्पटिंग बना रहे हैं। ये देखिएगा क्रश्ड एप्पल हमने इसमें डाले हैं। अब आप इसमें करशी जामे शीरी ऐड कर रही हैं और बेस के ऊपर ये हमने डाल दिया करशी जामे शीरी। और आपको पता है कि 100% खालिस अरकियात से तैयार करदा करशी जामे शीरी सब पीते हैं, सब इंजॉय करते हैं। और अगर इफ्तार की रौनक की बात करें और सहरे की भी रौनक की बात करें तो वो मस्ट है करशी जामे शीरी है। ये देखिए, सो सिंपल वेरिएशंस में भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको डिफरेंट भी बना सकते हैं। करशी जामे शीरी इज़ एन अमेजिंग एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट। और जब हमारे ये फ्राई हो जाएंगे क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, तो फिर हम इनको ज़ूप पे ड्रेन आउट करेंगे। अब एक बाय द वे आज हम बड़ा ही एक प्यारा सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बुलाते हैं अपना नेकी का सेगमेंट। और उस नेकी के सेगमेंट के अंदर व्यूअर्स हम आपकी मुलाकात कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एंड यूनिक स्टोरीज, ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ यूनिक करके अपना सर्वाइवल जो है वो इस दुनिया में बना रहे हैं। सो आइए स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही बाहिम्मत यंग लेडी से आपकी मुलाकात कराते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। लम याती नज़ीरुका फी नज़रिन मिस्ल
अब बढ़ते हैं चराए दीन की तरफ, जहाँ पे हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड माशाल्लाह आलिम दीन हमारे साथ हैं। हमारे साथ अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी हैं, जो बहुत ही रिनाउंड मज़हबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमें आज फिर ज्वाइन किया हमारे प्यारे भाई अल्लामा डॉक्टर अमजद अली जाफरी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक आई थिंक ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए एक बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहेगा, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना मैनेज कर जाएं। और अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि दो प्यारे भाई आज हमारे साथ हैं जो हमें अच्छी तरीके से गाइड करेंगे फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, क्योंकि एंड में व्यूअर्स हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी सोच सोसाइटी और इर्द गिर्द से ज़्यादा हमारे दीन के बेस पे डेवलप होनी चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे रवैये, हमारा बिहेवियर। तो आइए जानते हैं कि दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तलाकशुदा औरत या एक बेवा औरत की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल आपने किया है। दीन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, तमाम अदयान में से दीन इस्लाम के अंदर जिस तरीके से घरेलू मामलात, ज़िंदगियों के जो निज़ाम हैं, बीवी और शोहर के जो हुकूक हैं, वो शोहर पर बीवी के हों या बीवी पर शोहर के हों, इस्लाम ने इनकी बड़ी वजाहत फरमाई है और इनको बड़े अच्छे तरीके से दीन इस्लाम ने लोगों तक पहुँचाया है। चूँकि दीन एक ऐसा दीन है कि जो महद से लेकर लहद तक का दस्तूर हयात सिखाता है, और हमारे तमाम माशरे की जो बुनियाद है वो मियाँ और बीवी हैं। इनकी आपस में जो मामलात हैं, ये सारा माशरा इन्हीं के साथ जुड़ा हो, चूँकि माशरा चलता ही यहाँ से है, तो इसलिए जो भी मामलात ज़िंदगी हैं वो चलते हैं मियाँ और बीवी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आदम अलैहिस्सलाम के साथ जनाब हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का जोड़ा बनाकर भेजा था, इसलिए कि ये निज़ाम जो है कायनात का, इसको इस तरीके से चलाया जाए। अब इन दोनों का एक दूसरे को मैनेज करना, एक दूसरे के ख़यालात, एक दूसरे के जो ज़हनी मामलात हैं उनमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना, ये ज़िंदगी का हुस्न है। अब जब भी यहाँ बगाड़ आता है, ज़हनों में बगाड़ आता है, रवैयों में बगाड़ आता है, जब जो है दिली कुदूरतों में बगाड़ आता है, हसद की दुनिया जन्म ले लेती है, जब मोहब्बतें दूर हो जाती हैं, नफ़रतें करीब आ जाती हैं, और मोहब्बतों का जो फुकदान है वो इन रिश्तों को दूर कर देता है। और जब तक मोहब्बतों में फुकदान नहीं आता, मोहब्बतें बराबर चलती रहती हैं, तो हमारा माशरा एक हसीन माशरा है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत को 4 मुकाम अता फरमाए, उसमें जो पहला मुकाम स्टार्ट होता है वो बीवी का है। भाई आदम अलैहिस्सलाम को साथ जो जनाबे अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का जो जोड़ा चलता है, सबसे पहला रोल जो है वो बीवी का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुकाम इसका बेटी का बनता है। अच्छा भैया, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं साथ साथ एक रिमाइंडर मर्द हजरात को भी दे दूं जरूर कि अगर औरत का मकाम बीवी था तो दूसरे एंड पे मर्द का मुकाम शौहर का भी था। द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑन अर्थ वाज हस्बैंड एंड वाइफ। बेशक। तो सारा क्योंकि होता ही है राम साहब, अक्सर इस फोकस में आ जाते हैं कि औरत के रोल्स, हम ये भूल जाते हैं कि मर्द के भी तो बहुत खूबसूरत रोल्स अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये भी साथ बताते हैं। जी जी जी। तो दूसरा इसका जो किरदार है वो बेटी का है। अब दीन इस्लाम ने इसको इतना खूबसूरत रखा है कि अगर बेटी है, बेटा बड़ा भी खूबसूरत हो, बेटा बड़ा भी अच्छा हो, लायक हो, ज़हीन हो, फ़तीन हो, लेकिन रहमत बेटी को कहा जाता है। बेशक। वो 6 बेटियों के बाद भी बेटा मिले ना, फिर भी रहमत बेटी को कहा जाता है। अच्छा आगे चलें जी। इसके आगे अगर माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर बहन है तो वो भाइयों के दिल का चैन है। बिल्कुल। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपनी रज़ाई बहन जनाब शीमा के साथ किस तरह मोहब्बत के जो पहलू हमें सीरत में मिलते हैं। अब हम चूँकि बात यहाँ जो कर रहे हैं कि पहला रिश्ता ज़ौजा का है, बीवी का है। अब बीवी का जो पहला रिश्ता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब
अपना अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, और उसके बाद भी अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो जो अज़वाज हैं, और सबसे कायनात में इसमें जो बड़ी हमें बात मिलती है वो अज़वाज रसूल का अगर उसवा हसना हम देखें तो इस पर हम जो है बड़े अच्छे तरीके से एक ज़ौजा का और एक शोहर का जो किरदार है वो आपको बता सकेंगे। बिल्कुल जी। अलामा साहब, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्ज़ खिदमत यह है कि तलाक़ शुदा ख़वातीन के हवाले से दो तरह के हकूक़ हैं। एक तो दौरान तलाक़ हकूक़ हैं, कुरान करीम ने इसे इरशाद फरमाया है, जैसा कि कारी साहब ने शुरू में तिलावत फरमाई, उसी में ये आयत मौजूद थी। और इसी तरह जो है वो तलाक़ के बाद कुछ हकूक़ हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर आते हैं, मुआशरे के ऊपर आते हैं। जो तलाक़ के दौरान हैं वो जिससे उसका बंधन बंधा होता है, उसमें तोड़ने के वक्त जो है तलाक़ के वक्त उस वक्त हकूक़ हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि तलाक़ में कमी हो मुआशरे में, क्योंकि ये एक ऐसी जायज़ चीज़ है कि जिससे अर्श इलाही हिल जाता है। बेशक। और इसमें अलबत्ता ये सिर्फ़ एक रास्ता बताया गया है कि अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, चारा ही नहीं है, तो फिर एक वे दिया गया उन्हें कि तुम जुदा हो जाओ। और उसमें ये नहीं कहा गया कि तुम दोनों आज़ाद हो, तुम दोनों जैसे मर्ज़ी अलग हो जाओ, नहीं, दोनों के हकूक़ हैं, दोनों एक दूसरे का लिबास हो तुम। सबसे पहला हक़ ये है कि दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्क्लोज़ ना करो। ये बहुत ज़्यादा माशरे में मौजूद है हमारे, कि जब भी इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ की एक हद है, यकीनन तलाक़ तक जब बात पहुँची है तो इख्तलाफ है, तो जो है ये मामलात हुए हैं, लेकिन उस इख्तलाफ में इतना हद होनी चाहिए। जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम दुश्मनी में इतना आगे मत बढ़ो कि कल दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा हो जाओ। क्या बात है। और इसी तरह तुम दोस्ती में इतना आगे मत बढ़ो कि अगर कल तुम्हारी दुश्मनी हो जाए तो तुम्हारे मामला डिस्क्लोज होना शुरू हो जाए। लिहाजा एक असूल है ये, अलबत्ता मियाँ बीवी में, लेकिन मियाँ बीवी में तो किस तरह बंदा ये फर्क रखे? नहीं, वो मैं क्योंकि 24 घंटे आप लोग साथ होते हैं। मियाँ बीवी में इसका ज़हूर ऐसे होता है कि दोनों की एक दूसरे की हकूक़ की अदायगी में इंसान कोताही ना करे। क्या समझ आ समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि हर एक का स्टेटस है ना उसका, उसकी मसलन के उसको ऐसे अल्फाज से ना पुकारे एक अच्छे वक्त में कि कल बुरे वक्त में वही अल्फाज उसके लिए चुभन बन जाए। इसी तरह उसके हकूक़ की अदायगी को अच्छे से अंजाम दे। लिहाजा तलाक़ के दौरान जो हकूक़ है, सबसे पहले यह एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी, हाँ नहीं बन आई आपकी, नहीं इकट्ठे रह सकते, अलग हो जाओ। शरीयत ने उसका रास्ता बताया, उसको असूल व ज़वाबित के साथ जो है अलग हो जाओ। लेकिन तलाक़ के साथ साथ देखें, जस्ट बिकॉज तलाक़ मेरे से अप्लाई करती है तो मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ उस पर फोकस करें। मेरे जो गिले शिकवे मैं अपने भाइयों के सामने प्रेजेंट करूंगी ज़रूर आगे, क्योंकि बात यह है कि मैं बड़ी देर से ये कुछ सवाल हैं जो मेरे दिल में हैं, जो मैं पूछना चाह रही थी। और मेरी तरह बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत बड़े मुश्किल वक्तों से गुजरी है। मेरी एक दोस्त बड़े यंग एज पे बेवा हो गई। हर बंदा जो उसको मिलने के लिए आया उसने यही कहा, तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो गई, तुम तो बर्बाद हो गई, तुम लुट गई। ये वर्ड्स मेरे सामने उसके शौहर के जनाजे पे उसको कहे जा रहे थे। और मैं शक्लें देख रही हूं लोगों की कि टूटे हुए को मजीद क्यों तोड़ रहे हो। ऑलरेडी एक बंदा तकलीफ में है, उसको हमें सुकून नहीं देना चाहिए। लेकिन नबी पाक से ज्यादा बेहतर गाइड हमारे लिए कौन है? आपका क्या रवैया और एटीट्यूड था ऐसी खवातीन की तरफ, और आपने अपनी जिंदगी में ऐसी खवातीन के साथ कैसे डील किया? जी अलामा साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि रहमतुल आलमीन है। हाँ, सूरह तहरीम में ये फरमाया कि अगर आप तलाक दे दें तो इससे बेहतर बीवियां आपको दी जाएंगी। नहीं, मैं अलामा साहब कुछ और कह रही थी। मैं कह रही थी कि आपका रवैया ऐसी खवातीन की तरफ कैसा था और आपके अपने घर के मामलात वो क्या जो थे? बेवा मैं हो ये गई या मुतल्लका हो गई उनके। जी देखें, जो आपने अभी ये सवाल किया है ना, इशारा एक किया, इसमें एक बात आपने ये की है कि ख़वातीन ने कहा तुम लुट गई, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये हमारे मुआशरती अल्फाज हैं। हम ये समझते हैं कि ऐसे अल्फाज अगर ऐसे मौके पर हमने ना बोले तो उसको शायद ये महसूस ना होगा कि हमें उसका दुख नहीं। हालांकि हम ये बात उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको मज़ीद जो है
वो ये कह लें कि हम उस पर दबाव डाल रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ जो मामला हुआ है, हालांकि उस पर लफ्ज़ जो हमने पहला बोला था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे बढ़कर कोई लफ्ज़ नहीं था। बिल्कुल। अब आइए कि बेवगान के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था। सबसे पहले देखें कि बेवगान को मुस्तहकीन में शामिल फरमा दिया गया। बेशक। अब ये दीन इस्लाम में कोई छोटी बात नहीं है। आप मुख्तलिफ अदियान का मुताला करके देखें, दीन इस्लाम आपको एक ऐसा दीन मिलेगा कि जिसमें इसको मुस्तहकीन में शामिल कर दिया गया कि भाई ऐसी बेवगान जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, दीन उनके बारे में क्या रखता है, क्या पैकेज है, तो फरमाया गया कि तुम अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने खैरात और अपने जो मामलात हैं, अपना माल उन बेवगान पर ख़र्च करो ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। अब शरीयत क्या है? कौल मुस्तफ़ा का नाम शरीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ेल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शरीयत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान मजीद ने इस तरफ इशारा दे दिया कि वो जो बेवगान हैं, जिनका अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, जिनके हालात ऐसे हैं कि उनके जो हालात हैं, उनके मकान नहीं है, उसकी छत नहीं है, उसका कोई अपना कारोबार बिज़नेस नहीं रहा। एक तो उस पर तूफ़ान ये पड़ा कि अल्लाह की ये हिकमत थी कि उसका शोहर इंतकाल कर गया या उसको तलाक हुई, अब वो बेवा हो गई। अब एक खातून के लिए सारी कुल कायनात उसका शोहर है, उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है, उसकी तजारत है, उसकी रोटी रोजी जो मामलात हैं वो उसका शोहर है। अब जब वो नहीं रहा तो दीन कहता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेवगान ऐसी जो हैं उनके साथ ऐसा रवैया रखा जाए ताकि उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, उनके मामलात ज़िंदगी चलते रहें। और या आप उनको अपने निकाह में ले लें और उनको वो रिस्पेक्ट दे दे और उनको वो रिगार्ड दे दे, अगर एज मतलब का वो वाला मामला। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने निकाह फरमाए उनमें से ज़्यादातर निकाह बेवगान के साथ हुए। एग्जैक्टली। इस अमर पर कि ताकि उम्मत के लिए ये मशाले राह बन सके, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, कुरान का फैसला है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना कामिल नमूना है। अब उस कामिल नमूना में ये भी बात मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेवगान से निकाह फरमाए, ज़्यादा उम्र की भी थी, लेकिन उसके साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हुआ तो 9 अज़वाज मौजूद थी, लेकिन किसी को भी शिकवा नहीं था रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी पर। देखें ना, 2 चीज़ें हैं, एक तो है अल्लाह के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, राहत अल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शम्सिल आरिफीन है, शब असरा के दूल्हा हैं, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ हुज़ूर शोहर भी तो हैं। बिल्कुल। और 9 अज़वाज के होने के बावजूद किसी एक को शिकायत नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, ना औकात से, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम से, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनके साथ जो रवैया था उससे, बल्कि ऐसा था कि वो तमाम की तमाम इस बात पर नाज करती थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा शोहर कायनात में नहीं है। भाई आप जैसा इंसान कभी कायनात में फिर नहीं आया। और यही तो देखें कि व्यूअर्स, मुस्लिम्स नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी उनको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है व्यूअर्स? तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए या अपने पाथवेज बनाने चाहिए। अलामा साहब, हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद हम अब ऑडियंस की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि तलाक से पहले कुछ हकूक़ है और बाद में यह है कि मुआशरे को चाहिए कि मुतल्लका खातून के बारे में सबसे पहले तो नेगेटिविटी जो जहन में है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ एक हादसा हुआ है, उसके साथ एक मसलन कि ऐसा वाक़या हुआ जिसमें उसका दिल भी मग़मूम है, मुआशरे में उसके वालिदैन भी मग़मूम है, यानी एक ऐसा सीन हुआ जो कि पसंदीदा नहीं है, हत्ता खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं है, अर्श इलाही हिल गया। अब ये इस तरफ ना जाया जाए कि उसके बारे में स्कैंडल्स बनाए जाएँ, उसके बारे में डिस्कस की जाए, वह मना है, हराम है, गुनाह है, ये किसी की ज़िंदगी में जो है वो ख़राबी पैदा करने के मुतरादिफ है। उसके बाद उसमें क्या किया जाए कि उसके लिए बेहतरीन, सबसे पहले उसे हौसला दिया जाए और पिछली गलतियां जो उससे हुई थी या किसी दूसरे ने उसके हक़ में की थी, उन दोनों गलतियों को दूर किया जाए और उसको, अगर उसकी उम्र और इसका तकाजा है तो हालात अच्छे हैं तो उसको नए रिश्ते में जल्द अज जल्द उसे ढाला जाए। अच्छा व्यूअर्स, हम सवालात की तरफ बढ़ेंगे ऑडियंस के, लेकिन उससे पहले ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि विंसे ने हमें गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं उन
ऑडियंस मेंबर्स के लिए जो हमारे से सवाल करेंगे। तो विंसे के शैम्पूज़ जो आजकल बहुत फेमस हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। विंसे का बायोटिन केराटिन शैम्पू बहुत इफ़ेक्टिव है हेयर फॉल के लिए और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए भी और हेयर ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए। तो बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। सबसे पहला सवाल कौन करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया जाबर हूँ फ्रॉम लाहौर। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि अभी इतनी अच्छी डिस्कस हो रही है यहाँ, तो मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान हो या किसी भी कंट्री में आप चले जाएं जो मुतल्लका औरत हैं यानी डिवोर्सी हैं या बेवा हैं, तो उनको माशरे में तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो जो वो मेके आती हैं, मेके में भी भाई भाभी और या उनके रिश्तेदार जो हैं उनके भी मूड ऑफ हो जाते हैं और वो उनसे रिश्ता जो है बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, लामा साहब आपसे एड्रेस करवाएंगे ये सवाल। लेकिन मेरी जब डिवोर्स हुई एंड आई रिमेंबर आई वाज वेरी यंग एंड ऑब्वियसली साथ में हमजा मेरी गोद में छोटा सा बच्चा। अच्छा, मैं वापस आई हूँ तो मैं अपने इर्द गिर्द बातें क्या सुन रही हूँ, लामा साहब आप हैरान हो जाएंगे। इतनी प्यारी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तो बस इस्तग़फ़ार मैं फौत हो गई थी क्या? मेरे बारे में ऐसे बात हो रही थी कि जैसे अब मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ और मेरे इर्द गिर्द लोग मेरे बात कर रहे हैं। मेरी अम्मी को कह रहे हैं हाय गज्जो इतनी प्यारी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, और मैं वहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं चली गई, मैं ख़त्म हो गई हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि देखें कि जब बहन भाई के घर आती है ना तो अल्लाह की रहमतें आती हैं। जो अल्लाह रसूल का हुक्म है वो जब तक उसके घर में रहती है रब की रहमतों का नज़ूल रहता है। अब वो उस पर बोझ नहीं होती। रिज़्क़ और नसीब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी का रखा है, लेकिन कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान के लिए ये चंद रिश्तों को इस तरह जोड़ा है ना उसकी ज़िंदगी के साथ, और मह से लेकर लहद तक दस्तूर हयात दिया है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन वबिल वालिदैन इहसाना वबिज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वज्जारिल कुरबा वज्जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। यानी खालिक़े कायनात ने एक इंसान के लिए हर वो चीज़ जो उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है उसको इसमें बयान फरमाया है कि ऐ इंसान, इस कायनात में तुझे भेजा है लोगों को ताने मेने देने के लिए नहीं भेजा और एक दूसरे की चुभन बन के रहने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमने तुम्हें नफीस भेजा है, फितरत पे ऐसा डाला है मन काना मुख्तालन फ़खूरा, अकड़ने वाले को, शेखियाँ बखेरने वाले को, मुतकब्बर को, जो ताने देने वाला है, उसमें सबसे पहला उनसर तकब्बुर का पाया जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच अलामा साहब। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वज़मा है और मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में जो तलाक़ याफ्ता है और बेवा औरत होती है उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? और बड़ी अजीब निगाहों से भी देखा जाता है। लोग और ख़वातीन जो मैरिड ख़वातीन हैं उनको ऐसे देख रही होती हैं कि जैसे वो कोई टारगेट है। ये भी तो एक ज़्यादती है। तो माशरे के रवैयों का क्या करें हम? रियासत सबसे पहले इन अफराद को संभाले, ये जहन में रखें कि इदारे ऐसे कायम करे, और हैं भी अलबत्ता, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उनकी फ़ालियत शायद उस हद तक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो इनको ले, जैसे भाई के घर वो गई तो उधर उसको प्रॉब्लम हुई, ये ना प्रॉब्लम आती क्योंकि भाई के अपने मसाइल मौजूद हैं, फिर उसकी घर में इंटरफेरेंस होती है, वो भी एक ऐसी इशूज़ हैं कि वो भी हम उससे आँख बंद नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। लिहाजा मुआशरे में जब एक हर्ज मर्ज आ जाता है तो फिर ज़ाहिरी बात तनकीद होती है, उसके बाद बातें होती हैं। लिहाजा कोशिश ही की जाए कि जड़ से किसी भी मसाइल को अगर सही किया जाए तो अगले फ़र्ई मसाइल उसके वजूद नहीं पाते। ये जो घरों में जाके वायलेशन होती है या मुआशरे में होती है, इसका बुनियादी हद ये है कि इसको कम अज़ कम किया जाए और इसको रोका जाए, तलाक़ के क़वानीन को बेहतरीन तरीके से किया जाए। अब अदालतें जो हैं एक नशिस्त में तलाक़ जारी कर रही हैं। नहीं बट भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन तलाक़ जारी तो कर देती हैं, लेकिन मुझे जिस चीज़ से प्रॉब्लम है कि एक औरत के 3 बच्चे हैं। अब जब उनको अगर मियाँ ने, और ऊपर से तलाक़ भी मियाँ ने दी, मियाँ ने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, उसने आगे कहीं और शादी करनी है, जो भी उसके मामलात हैं। अब एक औरत के 3 बच्चे हैं और उसको उन बच्चों के खर्च के लिए 8,000 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
आपको भी पता है लामा साहब, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो वो तो खर्च कम है। मतलब 8-10 हज़ार में तो उनके यूनिफॉर्म नहीं पूरे होने। ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए मैंने अर्ज़ किया ना कि कानून क्या है, शरीयत को अगर हम पूरा फॉलो करें तो कभी भी कोई बंदा तंग नहीं हो सकता। शरीयत कहती है जिसके बच्चे हैं ना उसको दो, और अगर उसने तुम्हें तलाक दिए पकड़ो भाई अपने। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है या इस तरह, तो 7 साल से पहले उसको पास रखो, बाद में उसका खर्च लो। लिहाजा ये मामला सारे रियासती सतह पर अगर हल हों तो यकीन माने कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर निजी सतह पे हम इसे हल करेंगे, छोटी सतह पे कुछ ना कुछ हल होंगे, बाकी सारे वायलेशन का शिकार हो जाएंगे, मसाइल पैदा हो जाएंगे। और वाकई इसीलिए कहा कि अंबिया आए ही इसीलिए हैं, तशरीफ़ ही इसीलिए लाए थे ताकि लोगों में अदल व इंसाफ को कायम करें और मुआशरे को ऐसा नमूना मुआशरा तश्कील दें और जिससे हर कोई इंसान उसकी वायलेशन से बच सके और अच्छे से ज़िंदगी अपनी तमाम हालात में गुजार सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का और इतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करने का। काश वक्त और होता, क्योंकि मैं फिर स्पेसिफिक्स में पढ़ती, क्योंकि वो जो भाई वाली बात आपने कही ना कि घर में भाई और भाभी को बुरा लगता है, मेरे सामने इस बात के बाद मेरे जहन में कोई मेरी बहुत सी ऐसी जानने वालियाँ, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि जी मैं भी डिवोर्स्ड हूँ, ये वो। बहुत अफसोस की बात है व्यूअर्स के हमारे रवैये इतने नेगेटिव हो जाते हैं उन लोगों के साथ जो तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। और जस्ट बिकॉज आपकी शादी चल रही है और अल्लाह का करम है और आप अपने घर में खुशहाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को जिनके मामलात ऐसे नहीं चल पाए ऐसे देखें कि जैसे वो आपसे कमतर हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपना रवैया, बल्कि बहुत ज़्यादा अपना रवैया तलाकशुदा ख़वातीन और बेवाओं के साथ पॉजिटिव करें। एक इंसान अगर ऑलरेडी तकलीफ़ में है उसे मज़ीद तकलीफ़ दे के क्या आपको खुशी मिलती है? इस सोच के साथ कि हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी आमद की खनक है जो फज़ाओं में चहक है, उनकी आमद की खनक है जो फज़ाओं में चहक है। पत्ता पत्ता है गुले तर सारे गुलशन में महक है, पत्ता पत्ता है गुले तर सारे गुलशन में महक है। हर तरफ फूल खिले हैं आज की रात मिले हैं, हर तरफ फूल खिले हैं आज की रात मिले हैं। उनके चरणन मुरे नैना तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना, तलाअल बद्रु अलैना। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रस्म की डोर कटेगी अब जहालत भी हटेगी, रस्म की डोर कटेगी अब जहालत भी हटेगी। आ गए रहमते आलम अब तो रहमत ही बटेगी, आ गए रहमते आलम अब तो रहमत
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला का ये ख़ास करम ही है कि पहले एक खूबसूरत चेहरा, फिर एक और खूबसूरत चेहरा आ गया हमारे पास सेट पे। इतनी रौनके एट द एंड ऑफ द डे। फिर सही नाम रखा ना ट्रांसमिशन का, बहार रमज़ान। और मज़ीद बाहर लेके आई हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। इनको अक्सर लोग देख के कहते हैं एक्टिंग करती है, क्या करती है? मैं कहती हूँ जी सिर्फ उनको देखा ना करें, उनकी बातें भी सुना करें, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। बाकायदा ज़मीन में जब एक बीज डाला जाता है उसके साथ क्या होता है, उसमें क्या फ़ायदे क्या बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ से टेबल तक जो पहुँचता है ये इन्होंने सीखा हुआ है। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइटिशियन भी हैं, और इनसे हम बात करते हैं एक्चुअली हर चीज़ से रिलेटेड, लेकिन फोकस हमारा सेहत पे होता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैंने आपसे बात नहीं करनी, डन। हमारे पास एक सुपरस्टार हैं तो उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनकी कहानी मैं जानना चाहूँगी, कुछ मुझे 1-on-1 प्रॉपर बात का ऐसा आपके साथ टाइम कभी मिला नहीं। सो करियर का आगाज़ कैसे हुआ, मीडिया की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने जब इंटरमीडिएट किया था अपना, उसके बाद गैप आया था 6 मंथ्स का, तो मुझे नैपा का मालूम हुआ। मैं नैपा गई, वहाँ पे मैंने थिएटर सीखा, लाइट सीखी। नहीं, घर से इजाज़त कैसे मिली? घर से मसला नहीं था। माई मॉम इज़ वेरी फ्रेंडली एंड शी इज़ सो ओपन माइंडेड। उन्होंने कभी भी कुछ भी करने के लिए, मुझे आर्ट्स लेना था, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था, उन्होंने मुझे वो भी स्पेस दिया। मुझे कभी ट्रैवल करना था फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने मुझे स्पेस दिया। स्कूल में पिकनिक भी जाना होता था तब भी वो हमें भेजती थी कि बच्चे इस तरीके से ग्रो करते हैं। मेरी अम्मी ने और बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता है। Exactly. अब ये सारी इजाजतें बेटों को दी जाती हैं, बेटियों को घर में डक के बंद कर दिया जाता है। फिर जब बच्ची 30 साल की उम्र पे घूम के कहती है कि मुझे तो चेक नहीं लिखना आता, तो अगले घर में जहाँ वो बैठी होती है वो आगे से देख रहे हो, तो चेक नहीं कभी लिखा। Exactly. एटीएम कार्ड नहीं बच्चियों को यूज करना आता, क्योंकि घर वाले बाहर ही नहीं निकालते। अगर आप बाहर नहीं निकालोगे, एक्सपोजर नहीं दोगे, तो वो दुनिया में चलना फिरना, लोगों के साथ डील करना कैसे सीखेंगी? और आपको थोड़ा सा क्लेवर माइंड, नेगेटिव नहीं कह रही, पॉजिटिवली क्लेवर माइंड होना चाहिए इंसान को, बिकॉज हमारी ज़िंदगी अब इतनी फास्ट हो चुकी है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आपको व्हाट्सएप या आपको फेसबुक और आपको अगर ये सब चीज़ें ऑपरेट नहीं करनी आती, आपको नहीं देखनी आती, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो आप स्टैंड आउट नहीं करते सोसाइटी में। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी आपको होनी चाहिए। एक्चुअली बेटा ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मुझे ये बात कही जाती थी, मैं कहती थी असद जहाँ मर्जी निकल जाते, छोटा मेरे से 13 महीना छोटे मेरा भाई। मैं कहा मैं क्यों नहीं जा सकती? हमें तुम्हारे से प्रॉब्लम नहीं है, हमें माशरे से डर लगता है। ओ भाई, माशरे से इसलिए डर लगता है क्योंकि इक्का दुक्का उस जमाने में 6-8 कोई बच्चियाँ होती थी। मुझे याद है जब हम लड़कियाँ सारी मेरी क्लास की, जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे और आगे निकल रहे थे, तो बहुत सी बच्चियाँ जो हैं उनकी डायरेक्ट बात शादी पे जा रही थी। डायरेक्ट मतलब जैसे ही उन्होंने ए लेवल्स अपने कंप्लीट किए या FA कंप्लीट किया, उनके रिश्ते पक्के हो रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं। कोई करियर की बात नहीं हो रही, कोई कल की बात नहीं हो रही। और हम जो करियर्स में इंटरेस्टेड थे उनको अजूबों की तरह देखा जाता था, और उन फ्रेंड्स की माएँ मिलने नहीं देती थी हमसे कि ये हमारी बच्चियां खराब कर देंगी। और अगर अल्लाह ना करे, जो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डिवोर्स्ड होने की, या अगर बेवा हो जाती औरत, तो फिर बंदा क्या करे? आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। Exactly. क्योंकि आपको दुनिया के साथ डील करना ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तब मुझे याद है कि आई रेज्ड अप विद माई सिंगल पेरेंट, मेरी अम्मी के साथ। तो मेरी अम्मी मुझे बताती है कि जब मैं बाहर निकली घर से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रही थी अपने घर में, लेकिन कुछ इंसिडेंट के बाद उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। तो मेरी अम्मी अभी देख भी रही होंगी, तो वो ये कहती थी, शामीन जब मैं बाहर निकली तो मुझे ये नहीं पता होता था कि पाव क्या होता है और किलो क्या होता है। तो उनको पता ही नहीं था, उनको ये नहीं पता होता कि दाल को सफ़ेद दाल को क्या कहते हैं, काली दाल को क्या कहते हैं, जब वो राशन लेने जाती थी। तो उन्होंने टाइम के साथ साथ सीखा, क्योंकि उनको इजाज़त ही नहीं थी घर से निकलने की, कि अकेली नहीं जाओगी, साथ में जाएंगे, बाहर। पैम्पर्ड चाइल्ड थी, लेकिन आपको फिर भी अपने जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, दे आर सो कैरियर ओरिएंटेड। उनको कुछ करना है। मैं खुद भी बताती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं भी पैम्पर्ड चाइल्ड बन के रह सकती थी, लेकिन मैंने खुद को कभी भी बाउंड नहीं किया। मुझे अम्मी से मैं हमेशा कम्युनिकेट करती हूँ। एक तो पेरेंट्स में और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपको खुल के अपनी एक्सप्रेस करनी चाहिए फीलिंग। लेकिन कुछ पेरेंट्स
समझते हैं, वरना वो कुछ ये कह देते हैं कि नहीं हम तो ऐसे थे। तो वो जो कहते थे ना कि हम तो ऐसे थे, तो वो उसमें स्पेस आ जाता है फिर बच्चों में और पेरेंट्स में। मुझे लगता है पेरेंट्स को और बच्चों को एक बहुत फ्लेक्सिबल होकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए, ताकि आप जो चाह रहे और पेरेंट्स जो चाह रहे, ताकि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्यूचर डिसाइड कर सकें या करियर डिसाइड कर सकें। तो मेरी अम्मी ये सारी एक्सपीरियंसेस जब उन्होंने लाइफ में किए, तो उन्होंने यही सोचा कि मैं अपनी बेटी को, आई एम अ सिंगल डॉटर, हमारे मेरे 2 भाई हैं बड़े और मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे इस तरीके से स्पेस दी। 3 भाई बहन और अम्मी ने सिंगल पेरेंट होके इनको पाल पोस के बड़ा किया। और ऑब्वियसली साफ, अब अगर आप इस तरह एक्टिंग भी कर रहे हो और मतलब अपने सारे दीगर मामलात भी खुद ही हैंडल करते हो, तो ऑब्वियसली अम्मी ने उतनी ही स्पेस आपको दी जितनी भाइयों को दी। जी जी जी। भाई अगर माएँ ही घर पे बच्चों में फर्क करना शुरू कर देंगी तो फिर माशरा क्यों नहीं करेगा? एग्जैक्टली, ये मेरा, अगर आपकी सगी माँ ने आप में और आपके भाई में फर्क किया है, तो फिर माशरे से बंदा क्या उम्मीद रखे? भाई क्या, अगर आपकी एक बहन है उसकी किस्मत अच्छी है, और आपकी आपकी एक बेटी है जिसकी किस्मत अच्छी है, और आपकी एक बेटी है जो सफ़र कर रही है लाइफ में किसी वजह, तो आई थिंक आपको उसको भी वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को यहाँ से, मुझे ये लगता है कि आपके घर से ही शुरू होते हैं सारे मसले। आप अपने घर के एनवायरनमेंट्स को ही लेके बाहर निकलते हैं। अच्छा ज़ैनब, आपका भी, आपके, यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, यू ओनली 24-25 ईयर्स ओल्ड, तो बच्चे आपको बहुत फ्रीडम दी हुई है, पेरेंट्स ने गाड़ी दी हुई है, सारा कुछ किया हुआ है कि बेटा अपने काम करो, अपनी सारी चीज़ें करो, क्लिनिक भी होता है आपका, मेरे साथ आप मॉर्निंग शो भी करते हो, उसके अलावा अब जिस तरह रमज़ान में तो आपकी लिटरली 24 घंटे ही आप काम कर रहे हैं। तो ये वाली मार्जिन किसके एंड से आपको मिली ज़्यादा घर पे? अच्छा, मज़े की बात इसमें ये है कि हम सिर्फ 2 बहनें हैं, मेरा भाई नहीं है, आई एम द यंगेस्ट। मैं आपका भाई हूँ ना, आप मेरे लिए आपका भाई सब कुछ है। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी टीवी पे नहीं आना चाहती थी। आई वॉज दैट पर्सन जो नहीं करना चाहता था। माई फादर वॉज द वन, हम घसीट के लाए हैं। यू वर द वन ना जो ला रहे थे, और पापा चाहते थे कि करो, डू समथिंग। और मुझे ये चेक फिल करना, बिल जमा कराना, ये मैं 10 साल की थी, मुझे तब से आता है। और मतलब वो कहते थे कि दिस इज द टास्क और तुमने खुद करना है, तुम्हें पता हो कि तुमने क्या करना है। इवन मेरे पापा क्या काम कर रहे हैं, उनकी किसी से क्या डील हो रही है, कितने में हो रही है, मुझे सब पता होता है, अपने काम के साथ साथ। कमीशन मिलता है? बिल्कुल। अच्छा हाँ, एज लॉन्ग एज कमीशन मिले। फिर अगर प्रोफेशनली चलने तो फिर प्रॉपरली चलें। पता चले कि भाई मुझे डांटना शुरू कर दे फोन करके, नहीं, तू अच्छी पुप्पी है, उसको पुट्ठी मत दे रही है। सलमा, क्या अप्रोप्रिएट कलाम आज के टॉपिक और आज की गुफ्तगू से रिलेटेड आपने पढ़ा, माशाल्लाह। ये तो बात होती है जब आप इंटेलिजेंट अकम्पलिश्ड लोगों के साथ, खवातीन के साथ काम करते हैं। अक्सर लोग मुझे ये ताना भी देते हैं, सलमा आपको पता है कि आप तो करती ही खवातीन के साथ काम है, मैं क्यों ना अपनों के साथ काम करूं? जिनको मैं अगर बिल्डअप करूंगी तो वो भी मुझे बिल्डअप करेंगे, जिनको मेरा दुख है और मुझे उनका। थैंक यू सलमा, ब्लेस यू, थैंक यू। सो मैडम, आपने ब्रेक से पहले एक बात शेयर की, हम कहीं और निकल गए, मैं वापस आना चाहती हूँ। अब एक तो मैं आपकी अम्मी को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। थैंक यू। एज अ सिंगल मदर 3 बच्चों को पालना एक आसान काम नहीं होता, और स्पेशली एक ऐसी खातून के लिए जो इतनी स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड नहीं, मतलब लाडू बच्चा थी, लाडू बच्चा थी, शहजादियों की तरह बड़ी हूँ, बट शहजादियों को भी खुद मुख्तार होना चाहिए। इस पूरी गुफ्तगू से हमने रियलाइज किया जी। सो नापा क्यों गई? बिकॉज आपने कॉमसा है, अभी खुद कहा है कि मैंने कंप्यूटर साइंस वगैरह की बात हुई, व्हाटएवर ये वो, तो नापा की तरफ किस तरह रुझान हुआ? गैप था? गैप आया था, तो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि वो पेंटर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शामी तुम्हारे अंदर ना एक इंटेलेक्ट और एक आर्टिस्ट एक है फील, तुम्हें इसको ना एनलाइट करना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, आई कैन ट्राई इट, व्हाई नॉट। तो उन्होंने बोला नापा एक एकेडमी है, वहाँ आप जाइए, वहाँ पढ़ें। एक्टिंग का कभी क्रेज़ भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। सोचा क्या था, वो ये था कि यूनिवर्सिटी पढ़नी है, बाहर जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाहर ज़िंदगी गुजारनी है, अब्रॉड में रहना है, ये मेरा प्लान था। अल्लाह का प्लान कुछ और था। तो मैं नेपा जब गई तो वहाँ पर नेपा में हमारी काफ़ी टीचर्स थी, मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, उन लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं, आप बोलती अच्छा हैं, आप दिखती अच्छा हैं,
हर चीज़ मुनासिब है तो एक्टिंग करनी चाहिए। और आप सोचती भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। देखो यंग बच्चों में हम इतना नहीं देखते। देखो यंग पीपल यूजुअली उनका इतना सेंसिबल होने की तरफ रुझान नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि और कुछ नहीं यार, यंग होने का यही तो मजा होता था। मैं अक्सर ये कहती हूँ, मैं हमेशा इसको भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज अपने यूथ को, अपने बचपन को एंजॉय करो। Exactly. एक स्टेज आएगा जब अपने बच्चे आपके एज के हो जाएंगे और आप कहोगे यार थोड़ा सा मैं प्रॉपर एंजॉय कर लेती। खैर अल्लाह का शुक्र है मैंने तो बड़े भरपूर अंदाज में जिंदगी गुजारी है, बाहर भी रही, यहाँ पे भी, मतलब जैसे मेरी अम्मी कहती है दंदनाती घूमती रही हो तो पूरी दुनिया में। सो अल्लाह का बड़ा करम रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसी किस्म की लाइफ सब खवातीन की हो। बिल्कुल। ट्रेजेडीज देखी, बड़े मसलों से गुजरी, ये नहीं है कि मसले कम देखे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उन मसाइल का भी, क्योंकि आज मैं इस पोजीशन में ना होती। मेरे जैसे बंदे के लिए जिधर मैं हूँ वो बहुत है, दुनिया को लगे या ना लगे। मुझे तो मेरी औकात से बढ़ के मेरे रब ने दिया, लेकिन वो सारी चीज की बेस बनती है माँ का धक्का। अब्बू मेरे फिर भी कंजर्वेटिव थे, वो बहुत कंजर्वेटिव थे और वो चाहते थे कि जिस तरह हम ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े, फिर मैं कनेड गई तो उनको यही था कि बस बच्चियों को ऐसे रखना चाहिए। और पेरेंट्स मेरे डिवोर्स थे तो मैंने भी क्योंकि ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है, एंड देन आई वाज डिवोर्स माय सेल्फ आल्सो आफ्टर दैट। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मामा ने धक्का ना दिया होता, 17 साल की बेटी को जहाज पे चढ़ाना, कोई छोड़ने के लिए नहीं मुझे गया था कनाडा, मैं जिंदगी में कभी कनाडा नहीं गई थी, लंदन गई हुई थी और नॉर्वे गई हुई थी अपने अब्बू के साथ, ऑस्लो एक दफा। अच्छा। उसके अलावा एज सच मेरी कोई ट्रैवलिंग नहीं रही थी। 17 की एज पे मुझे जहाज पे चढ़ाया गया, मैं टोरंटो लैंड हुई हूँ, वहां से कंफ्यूजन में किसी ने बता दिया कि भाई लंदन ओंटारियो की बस यहाँ से मिलेगी। बस पे बैठी यूनिवर्सिटी पहुंची और सख्ते में मैंने कहा कित्थे आ गई हैं। लेकिन उस माँ की हिम्मत देखिए जिसने उस जहाज पे चढ़ाया। मैंने तो कहा ना मैं बाहर जाना पढ़ने के लिए, बट 17 की एज पे FA करने के फौरन बाद जहाज पे तोड़ दिया भाई। But you made it, you did it. No, but अगर अम्मी अगर मामा धक्का ना देती तो मैंने कौन सा जहाज पे चढ़ना था। बिल्कुल सही बात है। और वैसे ही इसी तरह मेरी अम्मी ने भी, जब भी, अब तो सबको पता है कि काम एस्टेब्लिशमेंट आ गई है, काम आ गया है, लोग पहचान गए, तो अब तो सब चुप है। लेकिन शुरू में लोगों ने जब जब बोला कि एक्टिंग है और ऐसा है या वैसा है, मेरी अम्मी का सिर्फ एक जवाब होता था, आई नो माई डॉटर, आप अपना काम करें। ये होता है ना अपनी तरबियत के ऊपर भरोसा। यस। क्या आपको पता है, मैंने देखे एक पॉइंट के बाद हमें आम सबको पता है कि हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ढके छुपे वटेवर लग रहे होते हैं और उनका जब कुरेदो तो 1000 ऊटपटांग चीजें निकल आती हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिखने में बहुत वाहियात लगते हैं, लेकिन जब आप उनको जानो तो कहते हो यार इससे बेहतर इंसान ही कोई नहीं है। हाँ, सही ऐसा है। उनको देख के लगता है कि लाइफ में काफी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, लेकिन नहीं हुए होते। लोग अभी भी वहीं ठहरे हुए क्योंकि उनको घर से नहीं मिली इजाज़त, या कभी कोई ऐसा मसला, या उनकी खुद विल नहीं थी। आई थिंक मुझे ये लगता है कि आपके अंदर अगर विल है ना, अब जैसे मेरे अंदर एक क्रेजी विल है कि मुझे ये भी करना है, एडवेंचर भी करना है, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन है, विल पावर है, तो वो मैं फॉलो करती हूँ। और उसको मनवाने का भी एक तरीका होता है ना, घर में आप अब मेरे दोनों भाई हैं, वो प्राउडली कहते हैं भाई हमारी बहन एक्ट्रेस है, क्योंकि मैंने अपने आप को ये प्रोवाइड किया, मैंने अपने आप को इतना अर्न किया उनकी रिस्पेक्ट। और जान एक दायरे में भी तो रही ना। हाँ। देखो बात ये है कि बाइज्जत अंदाज में आप मीडिया में भी पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल, और वाहियात अंदाज में आप पैसे बैंकिंग में या टीचिंग में भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी रोजी रोटी को हलाल कर रहे हैं। बेशक। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप खुद एलोवेरा की रंग की लग रही हैं आज, खुद आप एलोवेरा का गोंद कतीरा बन के आई थी। जैसे मैं अभी ब्रेक पे कह रही थी अपनी ज़ैनब को, मैंने कहा उर्दू वाला नाम जो है ना जरा डरावना सा है, इसको गोंद कतीरा हो गया है, बीमारी लगती है, लेकिन है बेचारा मासूम सा एलोवेरा जो हर किस्म का मसला हल करता है हमारा। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एलोवेरा पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो हसीना हमारे सामने बैठी हुई है, सुपरस्टार हमारी, मीडिया में कैसे आए। ओके, सो एक्चुअली हुआ ये कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने मुझे अपने डायरेक्टोरियल प्ले में कास्ट कर लिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसमें पोर्शिया का कैरेक्टर मेरा था। तो जब मैंने वो प्ले किया अंडर हिज डायरेक्शन, तो वहाँ पे अज़रा आपा आई हुई थी वो थिएटर देखने के लिए। तो अज़रा आपा ने जब मुझे प्ले करते हुए देखा वो कैरेक्टर, शी गॉट इंस्पायर्ड लाइक एनीथिंग। वो आई मेरे पास भागती हुई,
बहुत प्यार किया मुझे। उन्होंने कहा कि आप तो ड्रामे में काम करना चाहिए, तुम इतनी प्यारी बच्ची हो। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त तक एक्टिंग का शौक समझ पैदा हो आ गया रहा था, शौक आ रहा था, एक एक्टर होने की क्लास को समझ आ रहा था कि आप एक एक्टर हो तो आपको कितनी वर्सिटैलिटी आपको मिलती है, लोग कितना पसंद करते हैं। मैंने बोला व्हाई नॉट। मैं फिर गई सेट पे। मैंने पहले ड्रामा किया घोरे नायाब, जिसमें सज्जन थी, एहसन खान थे, अस्मा अब्बास थी, सकीना सुमो जो थी वो डायरेक्टर थी। तो अज़रा आपा ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया। और फिर मेरी फैमिली को जब मैंने बताया कि मैं इस तरह से ड्रामा कर रही हूँ तो दे वर लाइक ओके। मैंने एक्चुअली एक पूरा सिटकॉम किया जिसके अंदर मैं एक पहाड़ी इलाके का लड़का बनी हुई थी। ओह वाओ। स्टाफ मेंबर, घर से भागी हुई एक लड़की जो मतलब वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दी थी, काफ़ी अरसे पुरानी बात है। सो बात ये है कि वो जब प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुआ तो जब मैंने हाँ की तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा नहीं लड़के, अब तो बहुत कूल हो गया ना कि आप छोटे बालों के साथ ये कर लो और मतलब टोपी कैप पहन के कर लो, तो अब तो ये बड़ा कूल लगता है। अच्छा। कोई 10-15 इयर्स अगो ये बात बड़ी ऑड कंसिडर करती जाती थी कि एक लड़की लड़के का रोल प्ले कर रही है, व्हाटएवर। बट द पॉइंट इज मैंने किया और उसमें इतनी मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया और रिकग्निशन दी। उस दिन अदनान शाह टीपू आए हुए थे शो पे, टीपू भाई, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि याद है वो हमने प्रोजेक्ट साथ किया था। उस प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली एक पठान मतलब घर का स्टाफ मेंबर, पठान मुलाजिम बना। ऑलराइट। सो काम दिल से करो, अच्छा करो तो लोग रिकग्नाइज करते हैं, लोग आपको प्यार देते हैं। आप अच्छा डिलीवर करेंगे, आप अच्छा टैलेंट अपना दिखाएंगे, उनको अच्छी एंटरटेनमेंट देंगे तो लोग आपको ज़रूर रिस्पेक्ट भी करेंगे और प्यार भी मिलेगा। यहाँ नहीं, इंडिया में कितना मुझे प्यार मिला है इस कैरेक्टर के ऊपर। बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ी बात है। चीज़ होती है ना, और अल्लाह ताला ने जिसको भाग लगाने आते हैं उनको लगाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कुन कहना है। बिल्कुल। जब ये बात हो ही रही है तो हम बुलाते हैं फिर से अपने प्यारे दानिश भाई को कि आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दुरों, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, जिसकी जानिब की दरवाज़ाए जा खुले, जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, जिसकी जानिब की दरवाज़ाए जा खुले, जाने उम्रे रवा लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम, जिंदगी फिर रही थी
भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। मिस एलोवेरा, बताइए हमें एलोवेरा के बारे में। अगर एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात करें तो एलोवेरा खाने में, लगाने में, दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले उसके खानों के फ़ायदों से अगर मैं शुरू कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको कोई गैस्ट्रो के इश्यूज़ रहते हैं, आपको एसिडिटी रहती है या आपकी कोई भी एज प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन के हवाले से, तो एलोवेरा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके किडनीज़ में इशू रहता है कि जैसे किडनीज़ बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, या नेफ्रॉन्स जो है आपके उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है आपके पानी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब एलोवेरा क्या करता है कि वो आपकी किडनी को एक सेंस ऑफ शील्ड दे देता है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं करते। नंबर 3, बहुत ज़्यादा जो लिवर होता है हमारा, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम लोग केमिकल्स और ये चीज़ें बॉडी में डाल रहे होते हैं या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा डाल रहे होते हैं, तो हमारे लिवर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। तो हमारा जो एलोवेरा होता है ये उसको हेल्प आउट करता है डाइजेस्ट करने में फूड को पहले ही, ताकि लिवर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब इसका एक और जो बेहतरीन फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो एलोवेरा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप एलोवेरा अगर यूज़ करना शुरू कर देते हो तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा डिफरेंस आप फील करोगे कि आपकी डायबिटीज़ के जो लेवल्स हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहेंगे। अच्छा, सारी जिंदगी एलोवेरा लगाने के बारे में सुना था, खाने के बारे में नहीं। और जब इस डायरेक्शन में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ न्यूट्रिशन फूड की तरफ, तो ये भी रियलाइज किया कि सिर्फ जिस तरह पानी में मिक्स करके लेना या व्हाटएवर नहीं, सालन में भी इस्तेमाल करते हैं लोग एलोवेरा से सालन भी बनाते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट अबाउट द टेस्ट, जिसका इतना हार्श टेस्ट होता है? एलोवेरा का तो कोई टेस्ट नहीं है। एलोवेरा का टेस्ट होता है। अच्छा, उसमें एक मसला ये आता है कि अगर आप एलोवेरा को काटते हो तो उसका जो येलो मटेरियल होता है, आपको वो आधा घंटा रेस्ट देना चाहिए। खीरे को जब हम खाते हैं तो आपको याद है, एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, तो पहले इसको ऐसे करके करते थे ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। व्हाइट कलर की झाग निकलती है इसके अंदर से। एग्जैक्टली। अगर वो आप रहने देते हैं और आप खीरे की बाइट ले तो वो कड़वा होता है। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह एलोवेरा का जो ये पीला लिक्विड होता है, ये अगर निकल जाता है तो उसको वॉश कर दें। नहीं, आप उसको जब कट करते हैं ना तो उसको 2, 4, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, वो खुद ही निकल आता है। अच्छा, इसके पीछे जो साइंस है वो एक्सप्लेन करो, बड़े मजे की है। बेसिकली ये उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है एलोवेरा का। जैसे हमारी बॉडी पे कोई भी चीज अटैक करती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे एक्टिव होकर लड़ने को पहुंच जाते हैं। सेम इज द केस एलोवेरा के साथ ये होता है कि जो वो येलो मटेरियल होता है वो उसमें वो निकलता है, वो बेसिकली अटैक कर रहा होता है जो चीज उसको करती है। तो वो जब निकल जाता है तो उसके बाद बेनिफिट वाली चीजें आ जाती है। उसके बाद आप एलोवेरा को एक चम्मच के साथ भी खाएंगे, आपको उसका वो टेस्टलेस है। वो सिर्फ कड़वा जो है चीज वो हमें बॉदर करती है। मतलब आप जो बिल्कुल एक प्लांट होता है उसमें से एलोवेरा लीफ उतारे, आपने एलोवेरा के लीफ को कट किया, आपने उसको छोड़ दिया, रेस्ट करने दिया फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। उसके बाद आप उसके साइड से पील करें, पूरा ग्रीन पार्ट जब आप रिमूव कर दोगे तो कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाइस, इट्स वेरी न्यू फॉर मी। एंड बाय द वे इट्स अमेजिंग फॉर योर डाइजेशन। जिन लोगों को अल्सर्स का प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिनको बहुत तेजाबियत का इशू रहता है उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है। जिनको कब्ज का प्रॉब्लम, हाउ मच द क्वांटिटी यू शुड टेक, लाइक अच्छा एडल्ट्स के लिए, उनसे बड़े या बच्चों के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? आप इसको 15+ में स्टार्ट करा सकते हो, ठीक है। उससे कम में इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है कि उनका जो IBS डायरियल साइड पे है वो ट्रिगर हो जाए। ऑलराइट, क्योंकि ये उसको ट्रिगर कर सकता है। तो 15 साल से बड़ी उम्र के लोग, 15 साल से बड़ी उम्र के लोगों में आप ये करें, 2 चम्मच आप एलोवेरा जेल लें, 2 चम्मच या 3 चम्मच आप उसमें पानी डालें, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें, आपका एलोवेरा जूस रेडी है। आप इसको पी सकते हो। एम्प्टी स्टमक पीते हो तो वजन भी कम करा रहा है। आपकी बॉडी में जितनी हम मेडिसिन डाल रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की है, ब्लड प्रेशर की है, किसी भी एंटीबायोटिक्स हम ले रहे होते हैं, तो जो वो बॉडी को हार्म कर रही होती है, एलोवेरा उस हार्म से भी हमें बचा लेता है। वेरी नाइस। एंड यू कैन मिक्स अनदर जूस विद इट। हाँ बिल्कुल, आप ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हो। बाय द वे खीरे का जूस और एलोवेरा का जूस, ये कॉम्बिनेशन आप सोचें कि एंटी एजिंग एलिक्सर है। वाओ, डू यू डू इट? आप करती है? इट्स समथिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्यू इयर्स अगो। होता ही है कि आपकी स्किन, देखिए जो चीज लगाने में अच्छी है
वो अगर आप खाएंगे तो वो आपको अंदर से बाहर तक खूबसूरत करेगी ना। बिल्कुल है। ऊपर तो हम लगाते हैं कोई भी चीज़ है कि रियलिस्टिकली आप ऊपर चीज़ लगाएंगे वो आपको 1 दिन 2 दिन का असर देगा, कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे तो असर अच्छा आता रहेगा। लेकिन जब आप चीज़ इंटरनली ठीक करेंगे और बाहर से भी लगाएंगे तो आप सोचे ना अंदर बाहर दोनों से आपकी एक चीज़ रिजॉल्व हो रही है। आप पूरे अंदर से भी नरिश हो जाएंगे, बाहर से भी नरिश हो जाएंगे। और पता शामी मैंने लेट ये चीजें रियलाइज की। अच्छा। बंदा यंगर ईयर्स में आप लोगों की एज में अगर ये चीजें करनी शुरू कर देना, आपको पता है कि एंटी एजिंग की तरफ हर बच्ची को 25 साल की उम्र के बाद चले जाना चाहिए एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर एजिंग शुरू कर देती है 25 साल की उम्र के बाद। कैल्शियम एब्जॉर्ब होना बॉडी में बंद हो जाता है, आहिस्ता कोलेजन का भी कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, और आयरन की डेफिशिएंसी तो बचपन से ही अब हम देख रहे हैं। एंड बाय द वे अम्मियां जो बचपन में कहती थी ना यखनी पी लो, तो मलंगा खा लो, ये सारी चीजें हमें बड़ी बुरी लगती थी। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, एक स्टेज पे आके बंदा कहता है हाय पहले कर लेती तो फिर ये मसाइल ना होते। तो बड़ों की बातें मान ले तो अच्छी बात है। हाय मैं भी अब बुजुर्गों में शामिल होने लगी हूँ। कैसे हो सकता है कि बहारे रमजान में इतनी खूबसूरत प्यारी हसीन ऑडियंस हमारे साथ हो और हम उनसे बात ना करें? तो शामीन क्या ख्याल है, जरा ऑडियंस की तरफ भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बात करनी चाहिए और बल्कि उनके जो सवाल है हमें उन्हें भी कवर करना चाहिए। आखिर ये प्रोग्राम करते तो हम आप लोगों के लिए ही हैं। बाय द वे अगर आप भी हमारी आन टीवी की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिएगा और हमारी ऑडियंस का हिस्सा बनिएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। कौन सवाल, अच्छा आप डॉक्टर ज़ैनब से भी सवाल कर सकते हैं एलोवेरा से रिलेटेड, और हमारी दी बड़ी स्टार हमारे साथ है, अगर आपने मिस खान से सवाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम उज़मा, आई एम इन लाहौर, और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो एलोवेरा हम लोग यूज़ करते हैं स्किन के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए तो ऑलमोस्ट हम डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने डाइट प्लान में इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम वीक में इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन उज़मा। आपको मिलेगा हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और आप भी दुनिया के खूबसूरत लोगों में से एक बन सकते हैं अब। सो हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे हमारे गेस्ट को। जी अच्छा, एलोवेरा का जो यूजेज है स्किन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। आप उसको वाकई डेली कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, एक नेचुरल बोटॉक्स देने के लिए, बालों के लिए भी। अब जब आपने अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है फॉर स्पेशली वेट लॉस, तो आप उसको सुबह उठते ही हाफ टी स्पून से शुरू करेंगे और आप मैक्सिमम 1 टीस्पून तक जा सकते हैं। आप उसका जूस ले सकते हैं। अब डाइट में वो लोग जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और हड्डियों में जैसे मिख ख़त्म हो जाती है या फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, जैसे घुटने की ये पोजीशन है उसको सीधा और फोल्ड करते हुए दर्द होती है, तो आप उसमें भी एलोवेरा अगर खा रहे हो, अपने प्लान्स में ले रहे हो, तो वो उसको भी ठीक कर देता है। यानी आपकी अगर आर्थराइटिस के मसले हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। पीसीओएस को, इवन हम इन्फ्लेमेशंस जो बॉडी में हो जाती हैं हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं विद एलोवेरा। वंडरफुल उज़मा, जवाब मिल गया? अच्छा, नेक्स्ट सवाल कौन करना चाहेगा? जी बेटा, क्या सवाल करना है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंवल है, मैं लाहौर से हूँ और मैं ये सवाल करना चाहती हूँ जो हमारे डैमेज बाल हो जाते हैं उसमें हम एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको भी हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बेटे। एंड सवाल करें। बिल्कुल, डैमेज्ड बालों के लिए तो एलोवेरा एक वंडर्स की तरह काम करता है। हम एलोवेरा को अपने कंडीशनर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लीव ऑन सिरम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, फ्रिजी हो गए हैं, तो आप एलोवेरा जेल के अंदर जो है अपनी ऐड करें थोड़ा सा आमंड ऑयल, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स अगर आप ऐड करके अपने बालों में लगाते हो तो आपके बालों के जितने डेड एंड्स, दो मुँहे बाल जिनको हम बोलते हैं, वो हो जाते हैं। हम उन सबको इससे ट्रीट कर सकते हैं। ऑसम। और कोई सवाल? ये मैम सामने बैठी हैं, वो भी सवाल करना चाह रही हैं काफ़ी देर से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा सरफराज है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपना सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे अब हमारी एज है तो ये स्किन सुकड़ रही है, तो इसके लिए एलोवेरा का कोई हमें ऐसी टिप्स बताएं कि हमारा चेहरा भी आप जैसा शदाब हो जाए। वो तो पहले हमें इनकी अम्मी अब्बा से बात करनी पड़ेगी कि इतना खूबसूरत बच्चा कैसे पैदा हो गया। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मुझे भी ये फील होता है कि अब उस स्टेज पे आना शुरू हो गया है सीन के कुछ
चूसे हुए होंगे जैसा मुंह होना शुरू हो जाता है। नो इट्स ट्रू। देखिए एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसको डिले जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इनको भी हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे जल्दी से, और आप सवाल का जवाब। अच्छा, अब एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलोवेरा की, वो वैसे ही हमें पता है मौजूद हैं। अगर हम इसको खा रहे हैं तो भी हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं, और हम इसके मास्क के फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्क के फॉर्म में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल लें, जिसमें आप 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लें। 1 टेबलस्पून आप अपना क्यूकम्बर की जेल ले लें, उसका जो जूस होता है वो ले लें, और इसको आप बेसन में अगर मिक्स करके लगाते हैं तो आपकी स्किन को ये एक बड़ी अच्छी मुझे बेसन नहीं सूट करता। बेसन एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में 2-4 ऐसे लोग होंगे जो, क्योंकि देखिए उपटन की बेस अक्सर बेसन होती है, और मैंने जब कुछ साल बेसन का इस्तेमाल, मैंने उसमें क्रीम मलाई तक मिक्स करके इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्किन ब्रेकआउट कर जाती थी और अजीब क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे। तो हम उसमें जो है वो ड्राई मिल्क ऐड ऑन कर सकते हैं। सूखा दूध डालें, उसके अंदर अपनी ये दोनों जेल्स डालें, और उसके अंदर आप विटामिन ई का फिर कैप्सूल डाल लें। बड़े आराम से, बड़े सस्ते में वो बड़ा डब्बा मिल जाता है कैप्सूल्स का। वो खाने के लिए भी एक सर्टेन 35-40 साल की उम्र के बाद अगर खवातीन उसको वैसे भी डेली इस्तेमाल करें डॉक्टर से पूछने के बाद, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ अगर स्किन पे भी लगाएं, विटामिन ई इज़ अ ब्यूटीफुल विटामिन, और विटामिन सी, आप विटामिन सी का सीरम के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल थोड़ा ऐड करके मिक्स करके उसको फेस एंड नेक पे लगाएं, आपको डबल अच्छा असर मिलेगा। ऐसे ही। बिल्कुल सही। और कोई सवाल हमारी ऑडियंस में? ब्लू स्कार्फ में प्यारी सी मेरी बहन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियादिया से, मैं चाहती हूँ मेरे बाल ना वो 2 मुँह के बहुत हो रहे हैं, तो आप बताएं एलोवेरा जेल कैसा रहेगा, और ना बाल ना बहुत पतले हो रहे हैं। अच्छा, बहुत हेवन पर्ल का गिफ्ट हैम्पर भी हमारी प्यारी बहन को दें। एलोवेरा जेल का एक और बड़ा मज़े का बेनिफिट ये है कि अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं यानी सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे अगर उसका इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा लगा दो तो वो भी बेहतरीन है। अदरवाइज़ हफ्ते में 2 से 3 बार नहाने से पहले आप 2 घंटे अगर उसको लगाते हैं, तो वो एक तो बालों को काला भी करता है, और उसके साथ साथ आपके जो 2 मुँहे बाल हैं उसको भी ट्रीट करता है। Awesome. Thank you so much to our beautiful audience for the lovely questions. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। खुशबू है दो आलम में तेरी खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया तुझसा कोई आया
जरीदा देता है गवाही, यही आलम का जरीदा। और ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तपीदा, किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तपीदा। यूं दूर होता ताइब में हरी में नबवी से यूं दूर होता ताइब में हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हैं रुबा हुमायूं, जो एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग खातून है, जिनका हमेशा से फोकस तालीम रहा है और लोगों को स्किल्स देना रहा है। सो रुबा जी हमारे साथ हैं और ये अपने साथ लेके आई हैं समीना एहसान को, जो हेड टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रुबा जी, अगर पहले हम समीना जी की स्टोरी सुन लें और आपकी इनसे मुलाकात और उस मामले की तरफ, उसके बाद हम ज़रूर जी। तो समीना जी, आपकी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा डोर अवेयरनेस के साथ रब्ता या ताल्लुक़ 2013 से स्टार्ट होता है। 2013 से पहले मैं एज ए टीचर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, और ये जॉब मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनने के लिए मैं ये जॉब कर रही थी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स की सैलरीज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए मेरे पास कंप्यूटर जैसी स्किल भी नहीं थी, जो कि आजकल के वक्त की ज़रूरत है क्योंकि IT का दौर है। तो इसी तरह गुजरते हुए गुजरते हुए NGO, जो मैम रुबा की NGO है, उनके पास से उनकी एडवर्टाइजमेंट में मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है अपनी इस तालीम के सफ़र में कंप्यूटर की स्किल का इजाफा कर दूँ। तो मैंने रब्ता किया, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया।
और 2013 में मैंने इनके NGO से जो है वो कंप्यूटर का कोर्स किया, IT बेसिक्स का कोर्स किया, जिसमें फिर मैंने टॉप किया माशाल्लाह। उसमें। फिर उसके बाद मेरी लाइफ इस तरह से चेंज हुई, क्योंकि वो स्किल जो मैं पहले नहीं जानती थी, उस स्किल ने मेरी लाइफ में ये चेंज किया कि मैंने जो है वो अपनी टीचिंग की जॉब के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया। और मैंने अपवर्क और fiverr.com जैसे फ्रीलांसिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया और बेहतरीन तरीके से अपने घर को सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं अमरुबा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जी फिर आपकी मुलाकात ज़मीना जी से कैसे हुई, जब भी आपके पास आई आपने कैसे गाइड किया? क्योंकि बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी यंग बच्चियां हैं जो, आपको भी पता है मुझे भी पता है मैम, अब एक इनकम पे गुजारा नहीं चलता। अब अगर दोनों ने काम करना है और एक बच्ची जो है मतलब होता है फैमिली बाकी घर शहर को छोड़ के घर से बाहर निकल ही रही है, तो अगर उसकी अर्निंग अच्छी हो जाए तो वो एक ज़्यादा पॉजिटिव अमल होता है। एटलीस्ट फिर जो उस पर्पस के लिए निकल रहे हो वो पर्पस अचीव हो रहा है। वरना जितनी तनख्वाह मिलती है उतने का बंदे का पेट्रोल या ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है, कहानी वही खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी मैम। बिल्कुल कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी इनकी। तो हमारी जो मेरे इदारे का मेन पर्पस है कि गरीब बच्चों को फ्री तालीम देना और ऐसी ख़वातीन जो घरों में अपना सर्कल नहीं चला पा रही होती उनको कोई स्किल सिखाना। बिल्कुल। उसमें सिलाई भी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, ब्यूटिशियन कोर्सेज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ जैसे लड़कों के लिए अलग कोर्सेज हैं, प्लम्बरी कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग वटेवर। जो मैं तो आई हुई हूँ आपके इदारे एंड एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आ चुकी हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली शामीन इट्स ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। कभी मौका मिले तो ज़रूर चक्कर लगाना। और मैम का बहुत ही वो जो कहते हैं ना ओपन डोर पॉलिसी है, ये भी नहीं है कि आप बता के आए वटेवर, जब मर्जी जाओ। आपको कंटिन्यूअसली इतनी खूबसूरती से चीज़ें हैंडल हो और इनकी टेम्परामेंट इतनी प्यारी है। नाइस। सबसे ईदी साहब की याद आती है, वही सॉफ्ट वही प्यारी टेम्परामेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस पे लोग आएँ। बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, क्या करें। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रहते हुए डिप्रेशन का नाम सोचने को दिल नहीं करता। इतना काम है, आप बिज़ी हो जाते हैं ना तो आप बहुत से अपने मसाइल भूल जाते हैं। तो बहुत से लोग वॉलंटियर वर्क इसीलिए कर रहे होते हैं। और जो इस तरह की बच्चियाँ हमारे पास आती हैं तो वो माशाल्लाह उनका जब मसला हल हो जाता है, कुछ स्किल आ जाता है। अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो जब स्किल आ जाता है तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो उसकी अर्निंग माशाल्लाह फिर स्टार्ट हो जाती है और वो उसके सारे मसाइल जो हैं उसी से रिलेटेड थे। मैम ऐसी नेकियां करना, क्योंकि आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने नेकी के सेगमेंट का आपके साथ ही, तो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नेकियां जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं? सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं व्यूअर्स, पूरा साल अगेन याद कराऊंगी जो हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी कि रमज़ानुल मुबारक एक ट्रेनिंग ग्राउंड है बाकी महीनों के लिए। सिर्फ एक महीना नहीं जोर लगाना, इधर सीख के फिर सारा साल जोर लगाना। बिल्कुल जी मैम। तो ये क्यों ज़रूरी है इस तरह के काम करना? देखिए हम हज करने जाते हैं, उम्रा करने, बहुत से लोग हर साल हज कर रहे होते हैं। ये जैसे हज जैसी नेकियां यहाँ पे रास्ते में पड़ी होती हैं, जगह जगह हमारे तवज्जो तलब कर रही होती है, लेकिन हम लोग समझते हैं शायद सिर्फ हम हज पे जाएंगे तो हमें नेकी मिलेगी। यहाँ पे करने वाली बहुत सी नेकियां हैं और बाज़ औक़ात ऐसी नेकियां हज से ज़्यादा सवाब है उनका। एक वाजिब हज है साहिब इस्तिताअत पे, लेकिन बाकी जो टाइम है आप अपने लोगों को सर्व करें। अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इन इंसानियत की खिदमत जो है ये सबसे बड़ी एक सोर्स है अल्लाह के करीब होने का। तो मैं समझती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तवज्जो के तलबगार हैं, जिन्हें सिर्फ रास्ता दिखाने और ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो खुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। तो बेटा आपने तो इस पॉइंट पे अपने आप को ले आई, लेकिन अब जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना पे इट फॉरवर्ड, आप ऐसा क्या कर रहे हो ताकि आपको जो सलाहियतें मिली उनसे किसी और को फ़ायदा? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसी NGO में स्कूल नंबर 2 में हेड टीचर हूँ। तो वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर से इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी उनकी मैं हेल्प कर सकूँ और उनको गाइडलाइन दे सकूँ, तो उनको मैं ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि मुझे ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, तो फिर वो तालीम मेरे तक रुकनी नहीं चाहिए, मुझसे आगे बढ़नी चाहिए। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंसल्ट करते हैं मुझसे कि मैम बताएं, आपका एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में, तो फ्रीलांसिंग में हमारी मदद करें, हमें बताएं प्लेटफॉर्म्स। तो मैं उनको ये गाइडेंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जिस हद तक कोशिश होती है कि उनको मैं ये गाइड कर सकूँ। एब्सोल्युटली वंडरफुल, दैट्स ब्रिलियंट। वही वाली चीज़ है ना कि देखें आपको मिला कुछ,
अब आप उसको आगे पास ऑन करें। आप जिनको पास ऑन करेंगे वो अगलों को पास ऑन करें। कोई इंसान इस मुल्क में भूखा नहीं सोएगा अगर हम सब एक दूसरे की इस तरह से सपोर्ट करें। जिसके पास जो स्किल है वो पास ऑन करें, और अगर नहीं समझ आ रही कि क्या करें तो मैम का जैसे इदारा है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो बिल्कुल मर्द भी और ख़वातीन भी जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं लेकिन बोर हो रहे होते हैं। बहुत से मर्द हज़रात 60 साल की उम्र पर रिटायर हो जाते हैं, आगे अभी 30-40 साल की ज़िंदगी पड़ी होती है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। पैसों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन दिमाग को तो एंगेज रखना है। तो आगे बढ़े और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने, या अगर आप किसी मुश्किल स्पॉट में हैं तो आएँ, सीखें, इदारे का हिस्सा बने और फिर और लोगों को सिखाएं। इसी तरह तो नेकी के सिलसिले आगे बढ़ते जाते हैं। राइट शामी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इस तरह का इदारा होना भी काफ़ी यूनिक बात है। मैं हमेशा से इस बात की दिल में अपने आप से कंप्लेन करती रही हूँ कि हमारे मुल्क में इदारे नहीं हैं जो गाइड कर सकें, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो लोगों की और भी करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो मैं भी सबको बोलूँगी कि ज़रूर सपोर्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें। मैंने अभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास आना है, लेकिन आपसे थोड़े से बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास इस वक्त स्टेज पे हैं, क्योंकि हम अपनी अब ट्रांसमिशन के कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं और अजान की तरफ भी हमने बढ़ना है ब्रेक के बाद। तो मैं चाह रही थी कि कोई अच्छी बात, कोई पते की बात रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड आप सब होकर शेयर करें। पहले आप कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स, फॉर यंग पीपल। आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप तो हम सब के लिए रोल मॉडल है, आपका भी पर्सपेक्टिव, एंड बेटी आपका भी। स्टार्टिंग विद यू डार्लिंग। मैं उन सारे लड़के और लड़कियां जो अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी और कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लिया करें। हम लोग के अंदर अभी हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी है, इमोशनल है हम बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके अपनी डिसीजंस को अच्छे तरीके से लें और लाइफ में आगे बढ़ें। ऑसम। जी मैम। जी, मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगी कि अपने जो बिज़ी स्केड्यूल में से उनके पास बहुत से काम होते हैं करने के लिए, कुछ टाइम अल्लाह की राह में ज़रूर दें, क्योंकि जब वो अपने बिज़नेस का आगाज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए कि सोसाइटी में कुछ लोग उनकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उसमें से कुछ टाइम स्पेयर कर दें। और इसी तरह से बहुत से प्रिविलेज लोग हैं, उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने टाइम में से भी कुछ टाइम अल्लाह की राह में दें। मैं एक बात आपको बताऊं व्यूअर्स, आपा के लिए तो मैं खुद पर्सनली 50,000 जगहों पे वाउच कर चुकी हूँ। इनको ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, ये काम भी इन्होंने इसी तरह फी सबीलिल्लाह लोगों के लिए करना शुरू किया। इसी तरह जिस तरह आपने मुझे, जब मैं एक दफ़ा आई थी आपके पास, मैं इनके कमरे में बैठ गई, मैं इनका इंटरव्यू करना शुरू हो गई, कैमरे कुमरे कोई नहीं थे। आई वॉन्टेड टू नो कि भाई क्यों, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे इदारे खोल लेते हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। जी, आपा का ऑब्जेक्टिव एक ही था, मेरे पास वक्त है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं या हो रहे हैं और मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैंने उनके लिए भी अच्छा रोल मॉडल बनना है। अमेजिंग, अमेजिंग। और इनकी अपनी कहानी दिल को हिला देने वाली। अच्छा, शी इज अ फिनोमिनल वुमन, नाइस, एंड आई सैल्यूट यू आपा। सीरियसली मेरा बड़ा जी था कि किसी दिन इस तरह क्योंकि आपसे प्राइवेट मुलाकातें होती हैं, कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात करूं। कुछ और चैनल्स भी मैंने आपको बुलाया, बट आपा इसलिए आपको साथ बुलाया क्योंकि देखें, एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। जो किंग मेकर होता है ऑफ कोर्स, उसी के पुश और उसकी दुआओं से बंदा आगे निकलता है। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की रज़ा से। और ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरे बच्चे अब चैरिटी में मुझे हेल्प कर रहे होते हैं, और मेरा बच्चा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें भी कामयाब किया है, इतने हार्वर्ड से उनको भी जानती हूँ। बिल्कुल, तो इट्स अ लव एंड द होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड। वाओ। और इनके अपने जानने वाले रिश्तेदार, सबसे पहले तो उससे उन्होंने सिलसिला शुरू किया। खैर आपा, सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं वो कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में कभी कोई मुश्किल पड़ जाए तो आपने जो है उस मुश्किल को फेस करने के लिए खुले दिल से अपनी बाहें खोल कर रखनी है। जैसे कि हम बिन मुसलमान, हमारा ये मानना है कि मायूसी कुफ्र है, तो आपने मायूसी में नहीं जाना,
लाइफ में कभी कोई चैलेंज आए तो अपने इर्द गिर्द देखें। जैसे मेरी लाइफ में चैलेंज था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और इर्द गिर्द देखा और फिर मुझे सपोर्ट करने वाले मिले और आज मैं इस मकाम पर बैठी हूँ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मैम रुबा की, अपनी फैमिली की शुक्रगुजार हूँ। तो बस आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक्नॉलेज करती हैं जिस बंदे ने सपोर्ट की। बहुत से लोग अपनी कामयाबी में अगलों को भूल जाते। बिल्कुल सही बात है। और खैर जो करते हैं वो भी इसलिए तो नहीं करते कि उनको कोई क्रेडिट दे, लेकिन अगर दे दे तो अच्छी बात होती है। थैंक यू कहें या ना कहें, माँ बाप तो फिर भी आपके लिए करते हैं, लेकिन जब आप उनको थैंक यू कह देते हैं तो वो फील करते हैं कि और अच्छा महसूस करते हैं। रही आका पे मरना खाक होना, रही आका पे मरना खाक होना, यही हस्ती का है इदराक होना। मेरी आँखों की बीनाई है इसमें, मेरी आँखों की बीनाई है इसमें, उन्हीं के हिज्र में नमनाक होना, उन्हीं के हिज्र में नमनाक होना। है फख्रे आदमियत का निशान ये, है फख्रे आदमियत का निशान ये, समात में वो जिक्रे पाक होना, समात में वो जिक्रे पाक होना, यही हस्ती का है इदराक होना। मेरा एजाज ताबिश है हमेशा, मेरा एजाज ताबिश है हमेशा, गुलामी शहे लौलाक होना, गुलामी शहे लौलाक होना, यही हस्ती का है इदराक होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने सोचा कुछ देर में आपकी सीट पे आके बैठ जाती हूँ। बहनों में तो ये चलता है। थैंक यू मेरी जान। खैर बढ़ते हैं अब अपने पलाले पलालेचे बच्चों की तरफ। छोटे छोटे से जो जिन बैठे हुए हमारे सेट के ऊपर, और इस मैडम का आज रोज़ा है। तो हमारे साथ हैं अस्मा आसिफ, नाम सही बोले? यस। और हम क्लास 6 की स्टूडेंट हैं और हम 12 साल की हैं। तो आज इनकी रोज़ा कुशाई है और आप वैसे ही साथ हमारे इफ्तार कर लें। डन हो गया? वेल डन। देखो सबके रोज़े हैं, ग्रेट जॉब। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं दुआ की तरफ। लेकिन दुआ की तरफ बढ़ने से पहले हमारे अशर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत ही मोहब्बत और प्यार से चीज़ें हैंडल करते हैं और आपको बैक एंड पे ये लोग नज़र आते हैं
ऑन एयर बहुत सी चीज़ें ये लोग नहीं कर पाते बिकॉज ये लोग ऑब्वियसली हम ऑन एयर होते हैं तो भाग दौड़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्रेक में जिस तरीके से ये बच्चे दोनों भागते हैं, मैं ज़रूर इनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोगों के बगैर मेरे लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल है। क्रेडिट ज़रूर, मैंने कहा उधर क्रेडिट दे रहे हैं तो अपने बच्चों को भी क्रेडिट देना ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, सीरियसली सो ग्रेटफुल। और अब बढ़ते हैं दुआ की तरफ। सलमा खान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, तेरा बेबहा फ़ज़ल के आज का रोज़ा मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ व सआद अता फ़रमाकर हमें अपनी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक और सुनहरी मौका अता फ़रमाया। या रब्बल आलमीन, यूँ ही हमें अपनी रज़ा की जुस्तजू में लगाए रखना और हमें अपनी मखलूक के लिए नफ़ा बख्श बना देना। परवरदिगार, हम दूसरों को ईज़ा देने वाली ज़ात से तेरी पनाह चाहते हैं। या रब्बल आलमीन, हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक फरमा दे। मालिक व मौला परवरदिगार, हर एक माँ का कलेजा ठंडा रखना और कभी किसी माँ को अपनी औलाद की तकलीफ़ न दिखाना। या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन को अपनी रहमतों के साए में रखना। जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, परवरदिगार रब्बुल आलमीन उन पर खुसूसी करम और फ़ज़ल फरमाना। या रब्बुल आलमीन, अपने हबीब के सदक़े महंगाई, इंतशार और बदअमनी के इस दौर में हमें आसूदगी अता फ़रमा, हमारी मुश्किलात हल फरमा और हम तमाम के रिज़्क़ कुशादा फ़रमा दे। और रब्बुल आलमीन, जो हाथ हमने तेरे आगे फैलाए हैं उनको तादम आखिर अपना ही मोहताज रखना, मखलूक की मोहताजी से हमें बेनियाज फरमा देना। और रब्बुल आलमीन, दीनो दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरुई अता फ़रमाना। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।